जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं उसी जोश और जुनून के साथ आज सुबह 6:30 बजे मेरे YouTube चैनल सीओम स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुट पाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्व पादप द्वारा कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व के समूह का पहचान कीजिए। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी पादपों द्वारा कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व के समूह की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है जिंक, लौह, मैग्नीशियम। दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा। तीसरा ऑप्शन है तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम। और चौथा ऑप्शन है सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन। इसमें बताना है जो सूक्ष्म यानी कम की मात्रा में पौधे की कौन सी ज़रूरत होती है। तो इसमें होता है पहला जिंक, लोहा और मैग्नीशियम। जिंक, लौह और मैग्नीशियम। चलिए इसका थ्योरी देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी पादपों की उनकी वृद्धि और विकास के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जिन पादपों को कम मात्रा में विकास के लिए आवश्यकता होती है उसे सूक्ष्म पोषक कहते हैं। देखिए इनमें से जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन जैसे तत्व सम्मिलित है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व एंजाइम सक्रिय प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्वों के अवशोषण और समग्र पादप उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वृहद पोषक तत्व देख लीजिए। वृहद पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें पादपों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, उसे वृहद पोषक तत्व कहते हैं। प्राथमिक वृहद पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, पोटेशियम, जिन्हें प्रायः NPK के रूप में अवशोषित किया जाता है। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा स्थानांतरण और कोशिका संरचना सहित पादपों में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? जिंक, लोहा और मैग्नीशियम, क्योंकि पादपों में इष्टतम वृद्धि और विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर पूछे कि वृहद पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं तो NPK क्या होगा? NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो पौधे में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वे किस रूप में संचित किए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो पौधे में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वह किस रूप में संचित किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है शर्करा, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजन और चौथा ऑप्शन है स्टार्च। तो जो कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे में तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाता है वह किस रूप में रखता है? स्टार्च के रूप में। किस में? स्टार्च के रूप में रखता है। चलिए इसका देखते हैं थ्योरी। जिन कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है वह पौधे स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। जीव के जीवन चक्र में उनके उपयोग के संदर्भ में पौधे अपने कार्बोहाइड्रेट को संचित करते हैं। वसा जीवित कोशिकाओं के वसा ऊतकों में जमा होते हैं जो त्वचा की ऊपरी परत और के नीचे स्थिर होते हैं। वसा ऊतक ऊर्जा प्रदान करते हैं जब कार्बोहाइड्रेट के भंडार समाप्त हो जाते हैं और अंतिम उपाय के ऊर्जा बैंक होते हैं। वसा ऊतक को क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंक कहते हैं। स्टार्च के बारे में देखिए। स्टार्च के बारे में बोल रहा है, स्टार्च पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। पौधे द्वारा संश्लेषित जो भोजन है वह स्टार्च के रूप में संचित होता है। स्टार्च वह भोजन है जो पौधे की पत्तियों में जमा होता है। स्टार्च कहाँ जमा होता है? पौधे के पत्तियों में जमा होता है। स्टार्च एक बहुलक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई होती है जो ग्लाइकोसिडिक बंधों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ग्लाइकोसिड
ग्लाइकोसिडिक बंधों से जुड़ी होती है। यह पौधे में संचित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। स्टार्च पौधे में किस रूप में कार्य करता है? संचित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है और संश्लेषित भोजन कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के साथ साथ स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। पौधे के प्रकाशोपोषी या प्रकाश संश्लेषण जीवों के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि पौधे की वे प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सीधे अपने भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है वर्षण और चौथा ऑप्शन है श्वसन। तो पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पीकरण किसे कहा जाता है? जो जल वाष्प में बदल जाए, जब जल सूर्य के प्रकाश से वाष्प में बदल जाए उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। श्वसन तो जो सांस लेते हैं उसे श्वसन कहता है। वर्षण जो बारिश होता है उसे वर्षण कहा जाता है। चलिए इसका देखते हैं थ्योरी, इसके बारे में समझते हैं। वह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल एक जीवित पादप कार्य को छोड़ देता है और जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन को किसे फोटोमीटर द्वारा मापते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन मापी द्वारा मापा जाता है। वाष्पीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव ऊष्मा ऊर्जा के हस्तांतरण के माध्यम से क्वथनांक से नीचे मुक्त सतह पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण जो इवेपोरोमीटर यानी वाष्पन मापी द्वारा मापा जाता है। वर्षण, देखिए वर्षण यह संघनन जल वाष्प है जो पृथ्वी पर गिरती है। अधिकांश वर्षण वर्षा के रूप में होता है, लेकिन बर्फ, ओला, कोहरे की बूंदे, कच्चे ओले और हिम वर्षा के रूप में होता है। श्वसन क्या है? श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे नए पदार्थ बनते हैं। श्वसन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे नए पदार्थ बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व का प्रकार पोषक तत्व का सही नहीं है? सही है, युग में सही है। पहला ऑप्शन है बृहत तत्व आयरन, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम। इसका ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा में एक और दोनों सही, तीसरा में न तो एक और ना ही दो, और चौथा में केवल दो सही। देखिए बृहत पोषक तत्व जो अभी बताए थे, क्या बताए थे? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और उसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा और जो था 3 थे उसमें, पहले लोहा, उसके बाद दूसरा नंबर पर था। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? सूक्ष्म पोषक तत्व भी नहीं है और बृहत पोषक तत्व जो नाइट्रोजन से शुरू होता है। चलिए इसका ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषक की वृद्धि के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्वपोषी, दूसरा ऑप्शन है कीटभक्षी, तीसरा ऑप्शन है मृतजीवी और चौथा ऑप्शन है परजीवी। स्वपोषी किसे कहा जाता है बताएंगे, पहले इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण वृद्धि की विधि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। किसका? मृतजीवी। देखिए मृतजीवी वे जीव होते हैं, मृतजीवी वे जीव होते हैं जो मृत यानी जो मृत पदार्थों में निकलते हैं, यानी खादर, जो खादर होता है ना, सड़ी गली चीज़ों पर निकलता है। तो सड़ी गली चीज़ों पर मशरूम जो जमता है, मशरूम कहाँ जलता है? सड़ी गली चीज़ों पर, सड़ा हुआ गला हुआ चीज़ों पर मशरूम निकलता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। जो मृतजीवी उसे कहते हैं जो मृत जीव को खाकर बाहर निकलता है, मृत जीव जहाँ होते हैं वहीं निकलता है, उसे मृतजीवी कहा जाता है। स्वपोषी किसे कहा जाता है? स्वपोषी किसे कहा जाता है? स्वपोषी उसे कहा जाता है जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वयं
स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। जब पौधा क्या करता है, पौधा अपना स्वयं भोजन बनाता है। परजीवी, देखिए इसका थ्योरी देख लेते हैं। इसका थ्योरी है, देखिए पोषण देखिए पोषण भोजन प्राप्त करने और इसे विकसित होने और स्वास्थ्य बनाए रखने और शरीर के किसी भी क्षतिग्रस्त भाग को मरम्मत का उपयोग करने की प्रक्रिया है। पोषण की दो विधियां होती है, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी वे जीव है जो अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, और विषमपोषी वे होते हैं जो दूसरे पर निर्भर करके पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे जानवर और मनुष्य जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, कीटभक्षी, सहजीवी। विषमपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, कीटभक्षी और सहजीवी। तो देखिए पहला देखते हैं मृतजीवी वे जीव होते हैं जो मृत या सड़े हुए जीवों पर आहार पूर्ति करते हैं। यानी मृतजीवी वे जीव होते हैं जो मृत और सड़े हुए जीवों पर अपना उसे आहार प्राप्त करके वहाँ फलते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं, जिनका उपयोग पौधे विभिन्न प्रकार की उपापचयी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। मृतजीवी के उदाहरण ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड होते हैं। कौन कौन? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। परजीवी वह एक पौधा या जंतु है जो पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी प्रजाति पर, उसके साथ या उसके अंदर रहते हैं। कुछ मामलों में परजीवी पोषित को हानि पहुंचा सकते हैं, जबकि अन्य यह पूरी तरह से हानिकारक होते हैं। जैसे में देखते हैं परजीवी के उदाहरण कौन कौन सा है? पर्णकृमि, फीता कृमि, जू, टिक आदि परजीवी का उदाहरण है। पर्णकृमि, फीता कृमि, जू और टिक। कीटभक्षी पोषण वह है जो पौधे मुख्य रूप से कीटों को फंसाने और पचाने द्वारा अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जो कीटभक्षी है वो कीट को फंसाने से जो कीटभक्षी जो पौधा है वो कौन सा प्राप्त करता है? कीटभक्षी से कीट को खाता है तो कौन सा उसे प्राप्त करता है? तो नाइट्रोजन प्राप्त करता है। कौन सा क्या प्राप्त करता है? तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी का उदाहरण क्या है? कार्प, ओपसम, मेढक, छिपकली, ये क्या है? कीटभक्षी है। सहजीवी पोषक एक प्रकार का पोषण होता है जिसमें 2 जीव एक दूसरे के निकट सहयोग में रहते हैं और आपसी समझ रखते हैं ताकि वे एक दूसरे को जीवित रहने में सहायता कर सके। सहजीवी का उदाहरण सबसे अच्छा लाइकेन और कवक, राइजोबियम और फलीदार पौधे। लाइकेन और कवक पूछेगा किसका उदाहरण है? सहजीवी का। राइजोबियम और फलीदार किसका है? सहजीवी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्वयंपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्तंभ 1 को 2 से सम्मिलित करना है, पोषण के विधि से सम्मिलित करना है। पोषण की विधि से आम का पेड़, मशरूम, घटपर्णी पौधा, अमरबेल और हाथी। आम का पेड़ क्या है? आम का पेड़ स्वयंपोषी है जो अपने से भोजन बनाता है। मशरूम क्या है? अभी बताया है, मशरूम मृतजीवी है। घटपर्णी पौधा क्या है? घटपर्णी पौधा कीटभक्षी पौधा है। अमरबेल क्या है? परजीवी है। अमरबेल परजीवी। और हाथी क्या है? परपोषी है। हाथी परपोषी है, जो दूसरे पर निर्भर रहती है उसे परपोषी कहा जाता है, जो पौधे पर निर्भर रहता है। इसका आंसर यही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में कथन कौन सही है बताना है। पहला ऑप्शन है, प्रकाश ऊर्जा सीधे गति ऊर्जा में रूपांतरित होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है।
दूसरा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है जिसमें जल का अपचयन होता है। तीसरा ऑप्शन है पर्णहरित प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को अवशोषित करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण होते हैं। और चौथा ऑप्शन देखते हैं पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो यही सही है। पर्णहरित जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विषमपोषी, दूसरा ऑप्शन है स्वपोषी, तीसरा ऑप्शन है परजीवी और चौथा ऑप्शन है मृतजीवी। तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहेगा, स्वपोषी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में पर्णहरित के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक होता है। पौधों में पर्णहरित के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है बोरॉन, दूसरा ऑप्शन आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है सोडियम। पौधों में पर्णहरित के संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं। वीडियो तो ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी फ़ायदा करेगा आपके लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।